हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। जैसा कि आज संडे है, लेकिन संडे तो लॉकडाउन में अपनी इज्जत गंवा ही चुका है। ठीक है। तो घर में रह के आपकी इज्जत रहे, उसके लिए ऐसा कोई काम जरूर करते रहिए जिससे आपकी इज्जत बची रहे। संडे की तरह लॉकडाउन में आप अपनी इज्जत ना खो दें। तो पढ़ाई एक ऐसा काम है जो इज्जत जरूर दिलाती है। ठीक है। सिलेक्शन या और सब चीजें बहुत आगे की हैं, लेकिन पढ़ाई से इज्जत हमेशा बनी रहती है। तो इसको हमेशा करते रहें जिससे लगता रहे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कंसेप्ट्स की, यानी संकल्पना, और थ्योरी यानी सिद्धांत की। ये जो संकल्पना है लेबर यानी श्रम के बारे में, और जो सिद्धांत है यानी थ्योरीज एंड लेबर वेलफेयर श्रम कल्याण के बारे में, ये कोई भी पेपर, चाहे आप पिछला पेपर उठा के देखें 2017 का, या फिर कोई पेपर जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एक सब्जेक्ट होता है, वहां घुमा फिरा के जरूर पूछी जाती है। पिछला जो मेरा लेक्चर था इंडस्ट्रियल रिलेशन का, और आज जो है, इन दोनों से 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में जरूर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पता होना जरूरी है, और ये मिलते भी नहीं है कहीं, इसलिए इनको देखना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की, संकल्पना की, और उसके बाद में हम बात करेंगे सिद्धांतों की। ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि क्या कंसेप्ट्स हैं लेबर के अलग अलग जो पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है। चाहे ये पूछा जाए कि इस कंसेप्ट के तहत क्या है, या फिर ये पूछा जाए कि ये कौन से कंसेप्ट में कहा गया है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ लेबर की, श्रम संकल्पनाओं की। सबसे पहले तो देखते हैं श्रम संकल्पना क्या चीज है, इसको कैसे लिया गया है। तो इसमें जो लेबर है और वर्क है, इन दोनों को इन संकल्पनाओं में अलग लिया गया है। लेबर मीन्स श्रम है, और वर्क जो है, वर्क उसको कहा गया है जो मेंटल वर्क ज्यादा है, यानी 95% जो काम है वो मेंटल है वर्क में, और 5% ही फिजिकल काम है। और जो लेबर है उसको श्रम माना गया है, जो मशीन के साथ काम करते हैं लोग। ठीक है। मजदूर, या फिर उनका जिनका पूरा फिजिकल काम होता है, उसको लेबर के रूप में लिया गया है। ठीक है। तो जब आप ये संकल्पना पढ़ेंगे तो ध्यान रखें कि हम लेबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क अलग किया गया है और लेबर अलग किया गया है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी संकल्पनाएं आती हैं, जैसे है कमोडिटी कंसेप्ट। ठीक है। वस्तु मान के, मशीनरी कंसेप्ट, मशीन मान के, गुडविल अप्रोच, नेचुरल रिसोर्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, सिटीजनशिप। ठीक है। तो ये पूछा गया था पिछली बार सिटीजनशिप का, और कमोडिटी, मशीनरी, ये सब ऑप्शन में थे, तो इन सब को हम अलग से देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है, संकल्पना है, वो है कमोडिटी कंसेप्ट। यानी इसमें जो लेबर है उसको एक कमोडिटी माना जाता है, एक वस्तु माना जाता है। जैसे डिमांड और सप्लाई के नियम से कीमतें कंट्रोल होती हैं किसी वस्तु की, जो मैंने आपको बताया था जनरल अकाउंटिंग के चैप्टर में। ठीक है। तो उसी तरीके से डिमांड और सप्लाई के रूप में लेबर की भी जो उनकी वेजेस है, उनकी मजदूरी है, वो बदलती है, ऐसा एक कमोडिटी कंसेप्ट कहता है। और इसमें बहुत सारे जो मेन मुद्दे हैं वो नहीं लिए गए, बस ये कहा गया है कि जो लेबर है, जो मजदूर है, वो भी कमोडिटी की तरह, वस्तु की तरह, उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अगर डिमांड ज्यादा है और लेबर कम है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अगर डिमांड कम है और लेबर ज्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। बहुत सारे वाइटल एस्पेक्ट, बहुत सारे जो जरूरी एस्पेक्ट हैं वो इसमें नहीं लिए गए हैं। कंसेप्ट इतना ही कहता है कि डिमांड सप्लाई की तरह, वस्तु की तरह लेबर की भी मजदूरी मूव करती है। ठीक है। अगली जो संकल्पना है वो मशीनरी कंसेप्ट है। मशीनरी कंसेप्ट में सीधे सीधे एक मशीन के रूप में माना गया है। ये एक इम्पर्सनल एटीट्यूड है लेबर के लिए। इम्पर्सनल मीन्स उसको इंसान नहीं मान रहे हैं, अभी मशीन का एक पुर्जा मान रहे हैं, जो एक ऑप्शन था। ठीक है। तो वो मशीनरी कंसेप्ट के तहत है। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि उनको मशीनों की तरह खरीदा और बेचा जाता है, और उनको एक ऑपरेटिंग ऑर्गेनिज्म और मशीन्स के रूप में माना जाता है। कि मीन्स वो जो है बिजनेस को चला रहे हैं तो वो एक मशीन की तरह से है, एक ऑपरेटिंग ऑर्गेनिज्म है वो, यानी वो सिर्फ एक बिजनेस चलाने का साधन है, एक मशीन की तरह है। ठीक है। और यहाँ पे जो उत्पादन वो करते हैं मजदूर, लेबर, उस रूप में उनकी कीमत लगाई जाती है। ठीक है। सीधा सीधा खरीदना बेचना मान रहा है, सीधा सीधा मशीन मान रहा है लेबर को, और ये मान रहा है कि जो वो उत्पादन कर रहे हैं उतना ही उसकी कीमत है। ठीक है। तो ये इम्पर्सनल एटीट्यूड है, मशीनरी एटीट्यूड है, मशीनरी संकल्पना, मशीनरी माना है, जो ऑप्शन था कि मशीन में एक पुर्जा है। ठीक है। इसके बाद है गुडविल अप्रोच।
तो गुडविल अप्रोच नाम से ही पता लग रहा है कि ये गुडविल के लिए, अच्छे के लिए, ठीक है। तो ये क्या मानती है कि जो एम्प्लॉय हैं, गुडविल अप्रोच क्या मानती है कि जो एम्प्लॉय हैं, जो लेबर हैं, उनका सीधा सीधा इफेक्ट जो है उनकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, उनके वेलफेयर का। अगर आप उनके कल्याण के लिए कोई काम करते हो तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है बिजनेस की, यानी उनका आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि ये करंट कंसेप्ट है या फिर रिसेंट कंसेप्ट है कि ऐसा मानते हैं लोग कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इस संकल्पना की वेलफेयर के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है, बहुत सारे काम किए जाएंगे। और लेबर वेलफेयर इसी संकल्पना से शुरू हुआ, ठीक है, कि एम्प्लॉयर जो है उसको लेबर वेलफेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये गुडविल अप्रोच है कि आपको जो है अच्छा दिखाना चाहिए, ठीक है, और उनको आप अच्छा रखेंगे, उनकी वेलफेयर के लिए, श्रम कल्याण के लिए काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से चले तो आपको लेबर वेलफेयर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज आइडिया ऑफ लेबर। अगली संकल्पना क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इसमें जो लेबर है उसको एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में, प्राकृतिक स्रोत के रूप में माना जाता है कि एक प्राकृतिक स्रोत है, इनको आप बचा के रखिए। जैसे हमारा सौर ऊर्जा है, हमारी पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, उसी तरीके से ये है, इनको बचा के रखना चाहिए। इसलिए आप रेस्ट्रिक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर लगाइए, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वर्क आवर्स फॉर वुमेन लगाइए, वर्कमेंस कंपनसेशन, एक्सीडेंट लेजिस्लेशन जो भी बने हैं वो इस संकल्पना के आधार पर हैं कि एक प्राकृतिक स्रोत है, इसको बचा के रखिए, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो चाइल्ड से काम मत करवाइए, वुमेन से मत करवाइए, वर्कमैन का ध्यान रखिए, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, मतलब डेथ के केस में, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। और लार्ज नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस वर टेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेबर, जो मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट स्टेप्स लिए गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज मान के, ठीक है। इसके बाद है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, मानवता की अप्रोच, ठीक है। तो मानवता की अप्रोच सीधे सीधे क्या कहेगी कि जो भी उनका माइंड है और बॉडी जो है एक साथ चलते हैं, और इसके कोड्स भी जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कोड्स भी एज इट इज आ जाते हैं। अगर हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया तब भी अगर ऑप्शन बीच में है तो हम फंस जाएंगे। इसलिए क्या पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है, वो भी हमको ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा गया था और ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के लिए वो है, माइंड्स ऑफ वर्कर्स एज वेल एज देयर बॉडीज मस्ट बी कंसीडर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड देयर स्टेट ऑफ माइंड हैड मच टू डू विद द वैल्यूज ऑफ देयर सर्विसेज। उनकी माइंड और बॉडीज जो है दोनों मिलके बहुत कुछ करने के लिए हैं सेवाओं के साथ में। और इनएलिएनेबल राइट्स एज ह्यूमन बींग्स, यानी जो राइट्स ह्यूमन बींग्स के रूप में उनको मिलने ही चाहिए, जिनको हटाया नहीं जा सकता, वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। एंड इट वाज इंडस्ट्री ड्यू टू रिकॉग्नाइज दीज राइट्स, ठीक है। तो ये राइट्स मान के ही जो है इंडस्ट्रीज चल पाएंगी, इसलिए ये राइट्स उनको देने चाहिए। जो राइट्स इंपॉर्टेंट है, इनएलिएनेबल है, हटाया नहीं जा सकता है, उनको ये राइट्स मिलने ही चाहिए। और बिजनेस इज ऑब्लाइज्ड टू इट्स लेबर, ठीक है। तो एक कोट है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का कि बिजनेस जो है आभारी है उसके लेबर्स का, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, ये किसका है, ह्यूमैनिटेरियन का, मानवतावादी का। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कोट है कि लेबर को आप नेचुरल रिसोर्स के रूप में रखो और उसको कंजर्व करो, ठीक है। जो हमारी गुडविल अप्रोच थी उसका क्या कोट है कि एम्प्लॉयर्स बिगिन टू रियलाइज दैट वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज हैड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन देयर प्रोडक्टिविटी। अगर ये क्वेश्चन में आता है कि एम्प्लॉयर किस हिसाब से रियलाइज करते हैं, किस संकल्पना से रियलाइज करते हैं कि एम्प्लॉय का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो प्रोडक्टिविटी पे है, तो यह है गुडविल अप्रोच, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। बट लेबर वर नॉट थ्रिल्ड बाय दीज इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। लेकिन लेबर थ्रिल नहीं होगी इससे, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी ये कराने चाहिए। ये गुडविल अप्रोच। मशीनरी कंसेप्ट क्या है कि इम्पर्सनल एटीट्यूड है, ठीक है, ये इसका कोट है। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयर्स डिडंट बाय द और लेस द लेबर, ठीक है, वो खरीदते नहीं है। इंस्टीड दे ब्रॉट एंड सोल्ड द मटेरियल्स, बल्कि उनको जो है बेचा और खरीदा जाता है। वैल्यू ऑफ लेबर वाज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ गुड्स इट ब्रॉट फोर्थ, जो मैंने आपको हिंदी में बताया था उसी तरह की बात है कि जो वो उत्पादन करते हैं उतना उनकी वैल्यू माननी चाहिए। एंड लेबर वाज कंसीडर्ड लार्जली एज द ऑपरेटिंग ऑर्गेनिज्म और मशीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोट है मशीनरी कंसेप्ट का, जो वहां पे भी लिखा हुआ था कि एक मशीन में कॉग है, एक पुर्जा है मशीन में, ठीक है। कमोडिटी कंसेप्ट का जो कोट है वो क्या है
कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इनकी जो वेजेस है वो भी घूमती है, ठीक है। तो ये सब कोड्स भी हमको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़े कमोडिटी, मशीनरी, गुडविल, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, मानवता। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, यानी अलग अलग आदमी के हिसाब से भी देख सकते हो आप। ये संकल्पना क्या कहती है? Men often differ from each other in mental abilities, emotional stabilities, traditions and sentiments far more than they differ physically, यानी फिजिकली वो डिफर करें उसकी बजाय वो सोशली, इमोशनली, हर तरीके से हर आदमी एक दूसरे से अलग होता है। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच लेबर वाज गुड एट डेवलपमेंट इन हिम, इसलिए हर लेबर को जो है अलग अलग हम अप्रोच करें और उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर ध्यान दें। इससे जो है बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वर्कर इन्फ्लुएंसेस द नेचर ऑफ हिज जॉब एंड जॉब इन टर्न अफेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर। इससे मैं आपको इंग्लिश पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोट भी वहां पे आपको मिल सकता है एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया इंडिविजुअल डिफरेंस में कि अगर आप इस तरीके से अलग अलग वर्कर पे ध्यान देते हैं तो ये भी आपका जो है प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाएगा और वो अपने काम को समझ के बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। तो जो इसका नाम है संकल्पना का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इंडिविजुअल डिफरेंस है, ह्यूमैनिटेरियन है, गुडविल है, जो भी है, ठीक है। उसी तरह आपको ऑप्शन में समझना जरूरी है, साथ में कोड भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं सिटीजनशिप कंसेप्ट, नागरिकता संकल्पना जो पूछी भी गई थी, ठीक है। और यही एज इट इज वहां पे लिखा हुआ था कोड जो मैं आपको बताता हूँ। As citizen in a democracy has certain inalienable rights and voice in determining and exercising these rights. So do workers as industrial citizens have a right to be consulted in determining the rules and regulations under which they will work. ये लिखा हुआ था वहां पे कि किस संकल्पना के आधार पे बताना जरूरी है लेबर को कि किन रूल्स के अंतर्गत वो काम करेगा। ये कौन सी संकल्पना? आंसर था सिटीजनशिप कंसेप्ट। तो दोनों ही तरीके से आपको पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों ही तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगली संकल्पना है कस्टमर एटीट्यूड, ठीक है, यानी ग्राहक। आप समझें तो ग्राहक क्या होता है? हमेशा राइट होता है। आपने कई जगह सुना हो कस्टमर ऑलवेज राइट, तो वैसे ही आपको यहाँ पे कस्टमर मानना है तो कस्टमर मान के क्या होगा कि वर्कर ऑलवेज राइट, ठीक है। तो कस्टमर एटीट्यूड में क्या कहा जाता है कि जैसे कस्टमर ऑलवेज राइट होता है वैसे ही वर्कर इज ऑलवेज राइट। ये कौन सी संकल्पना कहती है? कस्टमर एटीट्यूड, ठीक है। रेस्पेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉइज एज दैट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की तरह आप उनकी इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करो। इससे क्या होगा? इंक्रीज्ड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, आपस में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में जो है म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी, उत्पादन जो है कंपनी का बढ़ेगा, ठीक है। तो ये संकल्पना है कस्टमर एटीट्यूड। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप कंसेप्ट, ठीक है, साझेदारी संकल्पना। साझेदारी संकल्पना क्या कहती है? म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स। आप म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, ठीक है, और बेनिफिट्स को शेयर करो। देयर शुड बी ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो क्लोज एसोसिएशन होना चाहिए किस किस के बीच में? लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप कंसेप्ट है जो ये कहता है कि पार्टनरशिप और एक साझेदारी की भावना होनी चाहिए और उनको भी पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में और बेनिफिट में दोनों में भागीदार बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है एक्लेक्टिक अप्रोच। तो एक्लेक्टिक अप्रोच क्या कहती है कि एक ही लेबर प्रॉब्लम पे सोचने के लिए कई सारी साइड्स होती हैं, ठीक है। इसलिए रिलेटिवली रिसेंट कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, आज का कंसेप्ट है। और जो आपने देखे बहुत सारे जो हैं वो नहीं, जैसे कस्टमर मान लिया, ठीक है, वर्कर को, ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत सारे हैं जो नहीं चलेंगे। कई जगह कोई चलेगा, किसी जगह कोई चलेगा। लेकिन ये एक्लेक्टिक अप्रोच क्या कहती है कि हर चीज को देखने के कई नजरिए होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। तो हर तरीके से उसको देखा जाए और फिर उसको सॉल्व किया जाए। ये कौन सी संकल्पना कहती है? ये एक्लेक्टिक अप्रोच कहती है। तो इसका कोड क्या है? लेबर प्रॉब्लम्स कैन बी व्यूड फ्रॉम मेनी साइड्स एंड एनालाइज फ्रॉम फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशोलॉजिकली एंड इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो हर तरीके से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है, संकल्पना को, मतलब प्रॉब्लम को जो है कई तरीके से देखा जा सकता है, ये कहता है ये एक्लेक्टिक अप्रोच। तो अभी तक हमने जितनी भी अप्रोच देखी, ठीक है, उन सब की अलग अलग संकल्पना थी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कौन सी लगती है आजकल, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। कई जगह कोई लग सकती है, किसी जगह कोई लग सकती है, लेकिन आपको सब ध्यान रखनी है क्योंकि आपसे पूछी जा सकती है किसी भी तरीके से।
और जो रिलेटिवली रिसेंट कंसेप्ट, रिलेटिवली नया कंसेप्ट है, वो क्या है, इक्लेक्टिक अप्रोच की अलग अलग तरीके से उसको देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है आज का, लेबर वेलफेयर की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, सिद्धांत हैं लेबर वेलफेयर के। तो लेबर वेलफेयर की थ्योरीज काफी सारी हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेबर वेलफेयर होता क्या, इसके टाइप क्या होते हैं। तो लेबर वेलफेयर में श्रम कल्याण, श्रम कल्याण के लिए जितनी भी चीजें बनती हैं, आप देख रहे हो इतने सारे श्रम कानून हमने पढ़े। ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, पानी की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा, सब कुछ एक फ्लोर पे, ये वो सब कुछ होना चाहिए, सब क्या है, श्रम कल्याण है। ठीक है, श्रम कानून इसके लिए बनते हैं। तो ये सब आया कहाँ से, श्रम कल्याण होता क्या है। ठीक है, लेबर वेलफेयर क्या चीज है, इसकी क्या सिद्धांत है जिनके आधार पर सोचा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग सिद्धांत है, इनको हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि वेलफेयर के टाइप क्या है। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप लेबर वेलफेयर करो अपने अंदर, यानी उस प्रीमाइसेस के अंदर जहाँ पे वर्क होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल या अंतः। ठीक है, तो अंतः या इंट्राम्यूरल क्या है कि आप अंदर जो प्रीमाइसेस है उसमें कर रहे हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लेट्रिन, यूरिनल्स, वॉशिंग बाथिंग फैसिलिटीज, क्रैच, रेस्ट शेल्टर, कैंटीन, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अरेंजमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फैटिग, हेल्थ सर्विसेज। आजकल जो कंपनीज है प्राइवेट, वो तो कॉफी, चाय सब कुछ करती हैं, यहाँ तक कि गेम्स देती हैं, सोने के लिए देती हैं। तो यही सब है लेबर वेलफेयर कि आप अंदर क्या कर सकते हो। एक तो ये टाइप हो गया इंट्राम्यूरल, दूसरा है एक्स्ट्राम्यूरल या बाहर आप क्या कर सकते हो। तो बाहर के लिए मैटरनिटी बेनिफिट, सोशल इंश्योरेंस मेजर्स, प्रोविडेंट फंड, रिहेबिलिटेशन, बेनिवोलेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन फैसिलिटीज। तो ये सब किस में आते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल में, यानी बाह्य में। ठीक है, तो दो तरीके हैं लेबर वेलफेयर के, आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक तो अंतः आप कर सकते हो, अंदर जो जो चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है, उसमें आपको अच्छा ध्यान रखना है, अच्छा वातावरण दो, ये दो वो दो सब। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप बाहर जो मैटरनिटी बेनिफिट, कंपनसेशन, ये सब आप बाह्य कर सकते हो। यानी एक आदमी को आप दोनों तरीके से सिक्योर कर सकते हो। श्रम कल्याण दो तरीके से कर सकते हो, एक तो जब वो आपके अंदर काम कर रहा है, और जब वो घर भी जाता है तब भी उसके लिए तरीके हैं। अब हम बात करते हैं कि श्रम कल्याण जो है उसके बेनिफिट क्या क्या हैं। ठीक है, ये इसका यूज क्या है। तो बेनिफिट वर्कर्स को है। ठीक है, वर्कर्स के लिए है, काम करने वालों के लिए बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट टू द एम्प्लॉयर, जिसके अंदर काम हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट टू द सोसाइटी, लेबर एम्प्लॉय, जो सोसाइटी एक बनती है लेबर की, या फिर जो नीचे सोसाइटी बनती है, समाज बनता है, उसके लिए भी है काम की चीजें। श्रम कल्याण अगर होगा तो एक अच्छी सोसाइटी भी बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरीज की। तो इसमें काफी सारी थ्योरीज हैं, पुलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, फिलेंथ्रोपिक, ट्रस्टीशिप, प्लेकेटिंग, पब्लिक रिलेशन, फंक्शनल। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज हम इनको अलग से पढ़ेंगे। और वही बात है, यहाँ भी कोर्ट भी पूछा जाता है और डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि पुलिस थ्योरी के अंतर्गत क्या है। तो दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो थ्योरी आ रही है हमारी, वो पुलिस थ्योरी आ रही है। नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बोला है पुलिस, जो पिछली बार पूछा भी गया था। ठीक है, पुलिस से आपको शब्द से पता लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी, ह्यूमैनिटेरियन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पुलिस थ्योरी ये कहती है कि जो मैन है वो सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, एंड ऑलवेज ट्राइज टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, तो यही कोट वहां पे लिखा हुआ था पिछली बार क्वेश्चन में कि आदमी जो है सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, और वो अपने काम करने की कोशिश करता है, भले ही उससे दूसरों के फायदे का नुकसान हो। ठीक है, दूसरों का कल्याण की वजह नुकसान हो रहा हो, उसके बाद भी वो अपना काम करना चाहता है। ये कोट वहां पे था। ठीक है, और क्या है आगे इसमें, इफ वेल्थ और अथॉरिटी और बोथ हेल्प हिम टू बी इन एडवांटेजियस पोजीशन, ही यूजेस इट फॉर ओन एडवांटेज, एक्सप्लॉइटिंग दोज हु आर अंडर हिम। यदि उसको अथॉरिटीज मदद भी करती हैं, तब भी वो अपने ही फायदे के लिए उसको यूज करता है, चाहे दूसरों का नुकसान हो जाए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। इस तरह से शोषण करने के लिए मैनेजर और इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं, उनके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इस तरह से शोषण करने के लिए। इसलिए द वेलफेयर स्टेट हैज टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड कोयर्स द इंडस्ट्रियलिस्ट टू ऑफर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर टू देयर वर्कर्स। यानी पुलिस थ्योरी ये कहती है कि जो लोग हैं, जो इंसान है, वो सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, इसलिए वो अपने फायदे के लिए दूसरों के वेलफेयर को कम कर देगा। इसलिए फिर पुलिस को आना पड़ेगा। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जब जो ओनर्स हैं वो नहीं करेंगे फैसिलिटीज, तो फिर पुलिस को इंटरफेयर करके या फिर स्टेट को इंटरफेयर करके
फैसिलिटीज प्रोवाइड, मिनिमम जो बेयर मिनिमम है वो तो प्रोवाइड करानी ही चाहिए, ये पुलिस थ्योरी कहती है। ठीक है, अगली थ्योरी है रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी के दो इसके एस्पेक्ट हैं। ठीक है, धार्मिक सिद्धांत आप इसको कह सकते हो। उसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है कि एवरी मैन इज अ रिलीजियस एनिमल। ये इसका कोट है कि हर जो व्यक्ति है वो धार्मिक है कहीं ना कहीं, और इवन टुडे मेनी एक्ट्स ऑफ मैन आर रिलेटेड टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड बिलीव्स। आज भी हर आदमी के जो काम है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स और बिलीव्स से प्रेरित होते हैं। दिस रिलीजियस फीलिंग्स sometimes prompt an employee to take up welfare activities in the expectation of future benefit। और यही धार्मिक सिद्धांत के आधार पे कोई जो एम्प्लॉयर है वो काम कर सकता है कि उसको कुछ अच्छा आगे मिले। तो जो भी आप अच्छा करते हो लेबर के लिए, उसको एक इन्वेस्टमेंट मान सकते हो। ठीक है, उसको एक इन्वेस्टमेंट मान के, चाहे उसको परोपकारी रूप में देखो, चाहे किसी भी रूप में देखो, आपको ये उम्मीद कर सकते हो कि भाई मैंने इसका भला किया तो मुझे आगे भला मिलेगा। ठीक है, तो रिलीजियस थ्योरी के आधार पे भी काम होता है, और इंडिया में भी काफी सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसके आधार पे काम करते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? इसका दूसरा एस्पेक्ट है प्रायश्चित, एटोनमेंट एस्पेक्ट। ठीक है, एटोनमेंट या प्रायश्चित। तो बहुत सारे लोग जो है प्रायश्चित के तौर पे भी लोगों का, अपने लेबर का भला करते हैं कि ठीक है मैंने कभी कुछ बुरा किया था या फिर मेरे लिए कुछ मतलब अच्छा हो जाए इससे, तो उसके आधार पे भी वो जो है लोगों का भला करते हैं। सैलरी देना है किसी भी रूप में मान लो, लेबर वेलफेयर का ध्यान रखते हैं। तो ये भी एक इसकी संकल्पना है रिलीजियस थ्योरी की। सम पीपल टेक अप वेलफेयर वर्क इन अ स्पिरिट ऑफ अटोनमेंट फॉर देयर सिंस। अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में भी लोग लेबर वेलफेयर करते हैं। दस द बेनिवोलेंट एक्ट्स ऑफ वेलफेयर आर ट्रीटेड आइदर एज एन इन्वेस्टमेंट और एन अटोनमेंट। इस तरीके से जो काम किए जाते हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट के रूप में मान सकते हैं, या फिर आप उसको प्रायश्चित मान सकते हैं, निवेश या प्रायश्चित किसी भी रूप में मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद हिज ओन वेलफेयर एंड ओनली सेकेंडरीली विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। द रिलीजियस बेसिस ऑफ वेलफेयर हाउएवर कांट बी रेशनल। ठीक है, तो ये कहती है थ्योरी कि जो आदमी है वो अपने ही वेलफेयर में लगा रहता है, लेकिन फिर भी धर्म कहीं ना कहीं आता है और वो निवेश या प्रायश्चित किसी भी रूप में मान के कर सकता है, लेकिन इस तरीके से जो वो भलाई के काम करेगा वो रैशनल नहीं होने चाहिए, बायस नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक क्या होता है? परोपकार। ठीक है, तो परोपकारी सिद्धांत है। तो परोपकारी सिद्धांत क्या कहेगा कि मैन इज बिलीव्ड टू हैव एन इंस्टिंक्टिव अर्ज बाय व्हिच ही स्ट्राइव्स टू रिमूव द सफरिंग्स ऑफ अदर्स एंड प्रमोट देयर वेलबीइंग। कहीं ना कहीं हर इंसान जो है वो कोशिश करता है, अगर वो परोपकारी है, कि दूसरों की जो दुख है वो उसको हटा सके और कुछ अच्छा कर सके। दिस ड्राइव मे बी ए रादर पावरफुल वन and may impel him to perform noble sacrifices। इस वजह से जो है बहुत सारे sacrifice वो करता है। When some employers have compassion for their fellow men, they may undertake labor welfare measures for the benefit of their workers। इसी तरह अगर साथियों के रिलेटेड कोई चीज आती है तो आदमी जो है फिलैंथ्रोपिक अप्रोच के थ्रू अपने साथियों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है, एम्प्लॉयर भी कर सकता है। तो एक फिलैंथ्रोपिक अप्रोच है, परोपकारी अप्रोच है कि आप वेलफेयर कर रहे हैं परोपकार के लिए। ठीक है, इसके बाद है ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी ये कहती है कि जो इंडस्ट्री है वो चली आ रही है और वो एम्प्लॉयर से जो है उसके बेटे को मिलती है और उससे उसके बेटे को मिलेगी, यानी जो एम्प्लॉयर है वो एक तरीके से बाप का काम कर रहा है और जो वर्कर हैं वो बच्चे हैं और वो नासमझ हैं क्योंकि उनको लैक ऑफ एजुकेशन है, पढ़ाई उनकी प्रॉपर नहीं है। इस तरीके से वो अपने हितों का ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए आपको उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रस्टीशिप एक ट्रस्ट की तरह काम चल रहा है और ऊपर से जो चेन चली आ रही है वो पिता की चेन है और जो बच्चे हैं वर्कर्स उनका ध्यान रखना चाहिए। कोट इसका क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैटर्नलिस्टिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। इसको पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, पैतृक सिद्धांत भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच द इंडस्ट्रियलिस्ट और एम्प्लॉयर होल्ड्स द टोटल इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट है, वो सब कुछ किसका है? वो है मालिक का। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज एंड प्रॉफिट्स ही यूजेस फॉर हिमसेल्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स एंड ऑल्सो फॉर सोसाइटी। वर्कर्स आर लाइक माइनर्स। वो अपने और वर्कर्स के भले के लिए इसको यूज करता है और यहाँ पे वर्कर्स जो है वो माइनस की तरह, बच्चे की तरह। दे आर इग्नोरेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड आर नॉट एबल टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट। वो अपने खुद के हितों का ध्यान रखने के लिए नहीं है लायक, तो आपको रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? ट्रस्टीशिप थ्योरी कहती है। प्लेकेटिंग थ्योरी, इसके बाद है अगली प्लेकेटिंग थ्योरी, तुष्टिकरण का सिद्धांत। तो तुष्टिकरण का मतलब आप समझिए कि तुष्टिकरण करना सिर्फ खुश करना। ठीक है, तो तुष्टिकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जो आज लेबर है,
आज जो मजदूर है वो जाग चुका है, उसको अपनी सारी अधिकारों का पता है, भान है उसको, इसलिए आपको जो है उसको तुष्टीकरण बीच बीच में करते रहना चाहिए, उसके लिए वेलफेयर के काम उसको दिखा के कर देने चाहिए जिससे वो खुश रहे। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लेबर ग्रुप्स आर बिकमिंग मोर मिलिटेंट एंड आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस देन एवर बिफोर। पहले की तुलना में आज बहुत ज्यादा आक्रामक है मजदूर, बहुत ज्यादा सजग है अपने अधिकारों के लिए। Their demand for higher wages and better standards can't be ignored। अब उनकी जो मांग है बेटर स्टैंडर्ड्स के लिए और हायर वेजेस के लिए वो इग्नोर नहीं की जा सकती। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टाइमली एंड पीरियडिकल एक्ट्स ऑफ लेबर वेलफेयर कैन अपीज द वर्कर्स। इसलिए टाइमली आपको जो है करते रहना चाहिए ऐसे काम जिससे कि लेबर वेलफेयर के थ्रू आप अपीज कर सको, संतुष्ट कर सको वर्कर्स को। दे आर सम काइंड ऑफ पेसिफायर्स बाय वे ऑफ फ्रेंडली गेस्चर्स। फ्रेंडली गेस्चर्स के रूप में ये एक तुष्टीकरण कर पाएंगे, शांति कर पाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकली दिस थ्योरी इज अनसाउंड दो इट हैज ऑफन बीन एक्टेड अपॉन टू सिक्योर द वर्कर्स कोऑपरेशन। इन साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए साइकोलॉजिकली दिमाग के हिसाब से तो ये थ्योरी जो है अनसाउंड है, प्रॉपर नहीं है, लेकिन इसको यूज किया जाता है जगह जगह पे। ठीक है, वर्कर्स का कोऑपरेशन मिले उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन, ठीक है, लोगों का संबंध। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि दिस थ्योरी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एन एटमॉस्फियर ऑफ गुडविल बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन मैनेजमेंट एंड पब्लिक। लेबर और मैनेजमेंट और पब्लिक के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स अंडर दिस थ्योरी वर्क एज अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड हेल्प इंडस्ट्रियलिस्ट टू बिल्ड अप गुड एंड हेल्थी पब्लिक रिलेशन। जो भी वेलफेयर का काम आप करते हो उससे एक अच्छा पब्लिक रिलेशन बनता है। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन assumption that labor welfare movement may be utilized to improve relations between management and labor। ये थ्योरी ये कहती है कि जो लेबर वेलफेयर के काम हैं, श्रम कल्याण के काम हैं, वो रिलेशन आपका बेटर करेंगे मैनेजमेंट और लेबर का। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन थ्योरी ये कहती है कि रिलेशन जो है मैनेजमेंट लेबर का अच्छा होना चाहिए, इसके लिए श्रम कल्याण के काम किए जाने चाहिए। ये एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में जाएंगे सोसाइटी में और उससे प्रोडक्टिविटी और अप्रोच सब कुछ अच्छी होगी। ठीक है, लास्ट है हमारी फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी को आप एफिशिएंसी थ्योरी भी कह सकते हो। फंक्शनल थ्योरी, एफिशिएंसी थ्योरी, ये सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आप श्रम कल्याण के काम करोगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, वही जो पहले हमने बात करी थी कि एफिशिएंसी भी कहाँ से आती है, आदमी अगर खुश होगा तो वो ज्यादा काम करेगा। तो वही ये थ्योरी कहती है कि वेलफेयर वर्क इज यूज्ड एज अ मेजर टू सिक्योर, प्रिजर्व एंड डेवलप द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए हमको जो है लेबर वेलफेयर करना चाहिए। इट इज ऑब्वियस दैट इफ एन एम्प्लॉय टेक्स गुड केयर ऑफ हिज वर्कर्स दे विल टेंड टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड देयरबाय दे स्टेप अप प्रोडक्शन। अगर कोई एम्प्लॉयर अच्छा ध्यान रखता है तो उनका मजदूर जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और ज्यादा उत्पादन करेगा। बट ऑल दिस विल डिपेंड ऑन अ हेल्थी कोलैबोरेशन बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट एंड देयर म्यूचुअल कंसर्न फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिपेंड करेगा कि एक हेल्थी कोलैबोरेशन हो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे रास्ते खुले। ठीक है, तो ये कहती है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी एफिशिएंसी के आधार पर काम करती है। पब्लिक रिलेशन थ्योरी जो है पब्लिक रिलेशन मतलब अच्छे बनाना चाहती है मैनेजमेंट लेबर के बीच में। प्लेकेटिंग थ्योरी तुष्टीकरण के आधार पर कहती है। ट्रस्टीशिप एक पैटर्नलिस्टिक अप्रोच बता रही है कि एक पिता है और सबका उसको ध्यान रखना है। फिलेंथ्रोपिक मानवतावादी अप्रोच, ठीक है, मानवता के हिसाब से आप वेलफेयर कर सकते हो। रिलीजियस अप्रोच में निवेश या प्रायश्चित के रूप में दो एस्पेक्ट हैं। ठीक है, और पुलिस थ्योरी ये कहती है कि कुछ मत करो तो फिर स्टेट को आके मिनिमम वेलफेयर तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारे सिद्धांत हैं जो मदद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इसके हिसाब से आपको चलना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें फॉलो की जाती हैं सिचुएशंस को देखते हुए। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा सकता है, दोनों ही तरीके से पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको दोनों ही तरीके से बताया। पीडीएफ का लिंक जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके नोट्स बना के जरूर इसको पढ़िए। मैंने आपसे कहा है कि दो सब्जेक्ट है हमारे मेन, जनरल अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन दोनों के तो आप नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि वही आपके काम आएंगे लास्ट में। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।